कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की जनजाति लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब बस कुछ ही टॉपिक शेष रह गए हैं। शेष वो टॉपिक रह गए हैं जो आपने पहले से पढ़ लिए। बस अंतर इतना है कि मैं आप उन सभी टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं, लगभग 12-13 वीडियो के द्वारा मुझे जनजाति पढ़ाने में लग गई हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि वो सारी वीडियो का सारे एक ही वीडियो में आ जाए। यानी कि सारे जनजातियों के नृत्य एक साथ आ जाएं, सारी जनजातियों के निवास स्थान एक जगह लिखे हो जाएं, सारी जनजातियों की उपजातियां एक साथ आ जाएं, सारी जनजातियों के कलाकार एक ही वीडियो में आ जाएं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ऐसा ना हो आपको पेपर में आप बैठे हुए और आप सोच रहे हैं कि यार पढ़ा तो है लेकिन किस जनजाति में पढ़ा था ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने 12 वीडियो ले ली, 12 पेज में आपने नोट्स बना लिए। 12 पेज पढ़ने का टाइम किसको है? अब जरूरत है उन 12 पेजों का निचोड़ एक पेज में लिखने की। और आप जैसे ही उस एक पेज को कवर कर लेंगे, एक साइड इस साइड और दूसरा उस साइड, तो केवल आपको वही पेज पढ़ना है। एक बार आप पहले डिटेल में पढ़िए सारी चीजों को, एक बार फिर उन्हीं चीजों को पढ़कर क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद समराइज टॉपिक को एक साथ पढ़ लीजिए, और हर 5-7 दिन में उसका ही रिवीजन करते चलिए। एमपीपीएससी प्री की यूनिट नंबर 10 अब कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद एक बदलाव यूनिट 1 में भी हुआ है। कुछ धार्मिक ग्रंथों का उसमें उल्लेख है, वेदों का उल्लेख है। इनको आपके पढ़ के आइएगा, हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो समझ नहीं आता कि वेद में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उपनिषद में क्या पढ़ें, आरण्यक में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अब हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट नंबर 10 कंप्लीट करने के बाद यूनिट नंबर 1 के उन्हीं टॉपिकों पर जाएंगे, और वो करने के बाद आप सजेस्ट कीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी, प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, चाहे वो एमपीपीएससी का प्री हो, एमपीपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी हो, या कोई वनडे एग्जाम हो। यदि आप उसके लेक्चरों को लेंगे तो आपके सारे एग्जाम में जो हिस्ट्री की नीड है वो पूरी हो जाएगी। कई सर को मेंस प्री तो अलग अलग होता है, तो अलग अलग ही पढ़ाऊंगा। पहले प्री के स्तर पर, वनडे एग्जाम के स्तर पर एक फ्लो चार्ट से फैक्ट दर्शाऊंगा, कुछ घटनाओं का उल्लेख करूंगा, कैसे उनको ध्यान में रखें, दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से वर्तमान में हम उस इतिहास की घटना से क्या सीख सकते हैं। उन सब के द्वारा मैं आपको हिस्ट्री अच्छे से करा दूंगा। अब ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट है, कुछ गिने चुने टॉपिक इसके अंदर रह गए हैं, तो जल्दी से आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है, जनजातियों के प्रमुख युवा ग्रह, प्रमुख उपजातियां, निवास स्थान, उनके मुखिया, उनके नृत्य, जनजातियों के प्रसिद्ध कलाकार, ये सब एक वीडियो में आज आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको युवा ग्रह नहीं पढ़ाया, नृत्य ना पढ़ाए हो, मुखिया का नाम ना लिखाया हो, निवास स्थान का नाम ना लिखाया हो, उपजातियों का लिखाया हो, सब कुछ लिखा है, लेकिन 12 वीडियो लग गई। अलग अलग जनजाति की वीडियो बनाई, लगभग 12 वीडियो में ये आपका हो पाया। अब जरूरत है उसी 12 वीडियो के निचोड़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम युवा ग्रह, जनजातियों के प्रमुख युवा ग्रह, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े ही आधुनिक स्तर के हैं, भले ही वो जनजाति है, एक विकास क्रम में वो पीछे रह गए। एक पीढ़ी से शिक्षा दूसरी पीढ़ी में कैसे दें, एक पीढ़ी अपने गुणों को, अपने परंपराओं को, सामाजिक नियमों को, सामाजिक रीति रिवाजों को दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाए,
उसके लिए कुछ तो विशेषता करनी पड़ी, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे तो हमारे पास तो मोबाइल है, छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है, उनको कुछ सर्च करना हो, अच्छा बुरा गंदा, तुरंत उनको मोबाइल में मिल जाता है। पेरेंट्स को, समाज के अन्य लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को उनको ये शिक्षा देनी ही नहीं पड़ती कि कैसे क्या होता है। आज बच्चा मोबाइल में सीख जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनजातियों के पास तो मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल चलाना ही नहीं आता, वो तो काफी पिछड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या करें, अपने रीति रिवाजों नियमों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचाएं? उदाहरण के लिए यदि मैं एक बेसिक सा उदाहरण, दादाजी के समय पर यौन शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे देते होंगे आप बताइए। ना तो उस समय टीवी थी, ना मोबाइल था, ना मैगजीन थी कि कुछ किताबें प्रिंट होके आ जाएं आप उनको पढ़ लीजिए, या कुछ कैसेट डीवीडी आ जाए उनको देख लीजिए। आज तो मोबाइल में बहुत सारी वेबसाइट है जिससे बच्चे सीख जाते हैं। दादाजी के टाइम पे कैसे होता होगा? तो उस समय भी व्यवस्था की गई होगी, कुछ लोकगीतों के माध्यम से, कुछ गारे गीतों के माध्यम से, कुछ फेस्टिवलों के माध्यम से ये गुण छोटी पीढ़ी या नवीन पीढ़ी के बच्चों में सिखाए जाते होंगे। तभी तो हम और आप सबकी उत्पत्ति हुई है। पापाओं के टाइम पे मैगजीन आने लगी, दादाओं के टाइम पे भी थी, लेकिन गांव में उतना कौन पढ़ा लिखा था कि उनको पढ़ लें। चाचाओं का जमाना आया तो उस समय कैसेट आने लगी, डीवीडी सीडी आने लगी, और आज हमारे समय इंटरनेट है। तो वो गुण, वो रीति रिवाज, वो शिक्षाएं, वो नियम कानून एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी प्रकार जनजातियों ने भी एक सोशल इंस्टीट्यूट बनाया, एक सामाजिक संस्था बनाई है जिसे हम युवा गृह कहते हैं। वहां पर जो युवक युवतियां हैं, बच्चे हैं, उनको सामाजिक नियम कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, यौन शिक्षा, मनोरंजन, इन सब के उद्देश्य से, ये सब सिखाने के उद्देश्य से एक सामाजिक संस्था बनाई जा रही है जिसका नाम है युवा गृह। कुछ लोग इसको बड़ा निगेटिव लेते हैं, बड़ा विवादास्पद भी है कि यहां तो शादी से पहले यौन संबंध बनाए जाते हैं। नहीं, इसका एक उद्देश्य हो सकता है यौन शिक्षा देना, लेकिन केवल एकमात्र उद्देश्य यौन शिक्षा नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से युवा गृह हैं जो मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित हैं। तो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि युवा गृह का क्या उद्देश्य है, सामाजिक सेवा का भाव जागृत करना नई पीढ़ी के अंदर। लिखा हुआ है मनोरंजन का एक साधन है, लिखा हुआ है सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताओं के बारे में उनको बताना, उनकी शिक्षा देना, यौन शिक्षा, और उन सबका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो, सामूहिकता की भावना हो, एकता की भावना का विकास हो, इसके लिए युवा गृह बनाया गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से प्रमुख युवा गृह हैं। घोटुल, इसका जिक्र मैंने काफी डिटेल में जब आपको गोंड जनजाति पढ़ाई थी तब किया था, और 2 लाइन कह के आगे बढ़ गया था, बताया था कि मैं मेंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसको, कि युवा गृह क्या होता है क्या नहीं होता, विवादास्पद है। आज थोड़ा मैंने आपको हल्का सा उसकी झलक दिखलाई। आगे मैं फिर वही कहूंगा, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। अभी हमारा पर्पस है वनडे एग्जाम या फिर एमपीपीएससी प्री, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं कि घोटुल एक सामाजिक संस्था है, ये किस जनजाति का युवा गृह है, किस जनजाति की एक सामाजिक संस्था है, तो आंसर होगा गोंड ट्राइब। देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। इसका एक प्रमुख युवा गृह है जिसका नाम है घोटुल। इसके बाद बात करूं, अगली जनजाति है भारिया, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान छिंदवाड़ा का पातालकोट,
वहां पर इसका निवास स्थान है। जंगलियों का जंगली, ज्ञान का अभाव, इसके शाब्दिक अर्थ है। और इस जनजाति का युवा ग्रह है रंगभंग युवा ग्रह। कुछ नहीं, एक सामाजिक संस्था है। इन सभी बालकों के, उनके बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है रंगभंग। इसके बाद उराव जनजाति। उराव जनजाति का युवा ग्रह है धूम कोरिया। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसके बाद मुंडा और हो जनजाति। ये जनजाति झारखंड की है, बिहार की है, लेकिन कुछ ना कुछ स्तर पर इनका प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इनकी कुछ उपजातियां मध्य प्रदेश में जनजाति बनकर रह रही, इनकी कुछ शाखाएं हैं, इनके ही कुछ लोग भी रह रहे हैं, भले ही संख्या में कम है। चूंकि पढ़ना जरूरी है। मुंडा और हो जनजाति का युवा ग्रह है गति ओरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गति ओरा। और लास्ट बचती है भुइया जनजाति। मध्य प्रदेश की भुइया जनजाति का युवा ग्रह है धंगर भाषा। धंगर भाषा युवा ग्रह किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो आंसर आएगा भुइया जनजाति। होमवर्क है, आप बताएंगे भुइया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में निवास करती है। यह था मध्य प्रदेश की जनजातियों का युवा ग्रह। यदि मैं आपसे बात करूं क्या पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग का आ सकता है। ए साइड 4 विकल्प है, बी साइड जोड़ी मिला रखी है और पूछा है कितने सही है कितने गलत है, या कौन सा सही है या कौन सा गलत है। उसके लिए तैयार रहिए। केवल 4-5 है और ये पहले वीडियो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कर चुके हैं, और नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कहूंगा उनको देखें, 1-2 बार ध्यान से देख लीजिए, यही सारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, जो 6 सबसे बड़ी जनजाति हैं, उनकी प्रमुख उपजातियों के बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? गोंड है, भील, भारिया, कोल, कोरकू, बैगा और सहरिया। इन जनजातियों की हम उपजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति की प्रमुख उपजातियां कौन सी, यानी कि गोंड जनजाति से ही अलग हुई जातियां कौन कौन सी है, सब ट्राइब्स। तो कौन कौन सी हुई है? अगरिया, याद कीजिए, पढ़ा चुका हूं। लोहे का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? अगरिया। किस जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी है? तो आंसर है अगरिया जनजाति। कुछ याद आ रहा होगा आपको। अगरिया जनजाति पूजा पाठ का काम करने वाले प्रधान, तंत्र मंत्र का काम करने वाले ओझा, सोलहास, कोयला भूतेश और माड़िया। ये 5-6 उपजातियां किस जनजाति की हैं? तो आंसर होगा गोंड। कौन कौन सी हैं? अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलहास, कोयला भूतेश और माड़िया। अब ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप एक बार में इसको याद नहीं कर पाएंगे, किसी की मत, मुझे अभी याद नहीं हुआ। इतनी बार ऑफलाइन बैच में पढ़ा लिया, एक बार ऑनलाइन में पढ़ा लिया, कंटेंट लिख लिया, पूरा अलग से तैयार कर लिया, 4 बुकें पढ़ ली इसके लिए, प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन 100% याद नहीं है। आज भी आप मेरे से मध्य प्रदेश की 10 जनजातियां पूछोगे और उनकी सभी उपजातियां पूछोगे तो नहीं है। 80% बन जाएंगी, 90% बन सकती है, लेकिन 100% मुझे याद नहीं है। ऑप्शन रिजेक्शन से क्वेश्चन बना पाऊंगा, ऑप्शन हटा हटा के बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वही कहूंगा, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, और एग्जाम में यही आएंगे। पूछेगा निम्न में से कौन सी जनजाति की उपजाति कौन सी है, या निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। 4 जातियां लिखी हुई हैं, उनके सामने उपजातियां लिखी हैं, 3 की सही होगी, किसी एक की गलत होगी। एक बार में याद नहीं होगा, 4-4 करके पढ़िए। एक दिन में केवल 4 नाम पढ़िए, अगले दिन में फिर अगले 4 पढ़िए। पेपर कल नहीं है, एक साथ याद भी नहीं होगा, तो आप तो केवल क्या कीजिए, 4-4 गुच्छा बनाइए। 4 नाम आज याद करने हैं, 4 कल याद करने हैं, 4 उसके अगले दिन, केवल 4-4 नहीं। 10 दिन में 40 फैक्ट कंप्लीट, और पता भी नहीं चलेगा हो भी गया,
मेहनत भी नहीं, 5 मिनट लगेंगे आपको 4 नाम लिखने में। ये 4 नाम लिख लीजिए, अगरिया, प्रधान, ओझा, सुलस। अगले दिन कोई 4 लिख लीजिए। ऐसा कर करके पढ़ेंगे तो 10 दिन में पूरा कंप्लीट है और कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन लगा लीजिए देख के, फिर भी याद नहीं है तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो गौंड की हो गई, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलास, कोयला, भूतेश और माड़िया। अब हम बात करेंगे भील जनजाति। उपजातियों की भी उपजाति कहलाती है भिलाला। भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उपजाति है भिलाला। उपजातियों की उपजाति कहते हैं इसको। किस जनजाति की उपजाति है? भील की। भिलाला के अलावा पटलिया, बरेला, रथियास और राठिया, ये 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है भिलाला और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है पटलिया। इसके बाद याद ना हो तो दबाव नहीं देना है, जाने दीजिए, बस एक दो बार ध्यान से देख लीजिए। भिलाला, पटलिया, बरेला, रथियासा, राठिया। इसके बाद यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति भारिया के बारे में, भारिया जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो केवल 3 ही है, भूमिया, भुईदर और पंडो। भूमिया, भुईदर और पंडो जनजाति किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो आंसर क्या होगा? भारिया की। भारिया की सब ट्राइब्स है, सब ब्रांचेस है। इसके बाद अगली जनजाति है बैगा। याद कीजिए, हल्का प्रयोग नहीं करते हैं। धरती मां के सीना को चीरना मानते हैं यदि हल्का प्रयोग करेंगे, खुद के हल्का नहीं करेंगे, दूसरे का बैल उधार ले लेते हैं। और दूसरे का बैल उधार लेना कहलाता है पोड़ा प्रथा। मैं शायद बैगा जनजाति जब आपको पढ़ा रहा था तब मैं मिस कर गया। पोड़ा प्रथा किस जनजाति की प्रमुख प्रथा है? तो आंसर होगा बैगा। और इस प्रथा में क्या किया जाता है? बैगा जनजाति के लोग उधार का या किराए की बैल लेते हैं खेती करने के लिए। तो अगली यदि हम बात करें बैगा जनजाति में कौन कौन सी उपजाति है? तो बिंजबार, याद कीजिए, भूस्वामी वर्ग, जमींदार वर्ग, बिंजबार, भरोतिया, नरोतिया और रेमेना। बिंजबार, भरोतिया, नरोतिया और एक नाम और रेमेना, ये बैगा जनजाति की उपजाति। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल। इसकी केवल 2 ही है, रोतिया और रोतेले। रोने जैसा संबंध याद कर लेना, अगर रो से रहे हैं उसके लिए रोतिया, रोतेले किसकी है? कोल की। इसके बाद यदि हम बात करें कोरकू जनजाति, जो कोल की एक ब्रांच है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो कोरकू की है भदोरिया, नहाला और बाबरिया। ये बाबरिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, पचमढ़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। तो भदोरिया, नहाला और बाबरिया, ये उपजातियां किस जनजाति की उपजाति हैं? तो आंसर होगा कोरकू। और सहरिया की कोई ऐसी कोई फेमस नहीं है, ना ही है। तो ये थे युवा ग्रह और मध्य प्रदेश की जनजातियों की प्रमुख उपजाति। एक क्वेश्चन आपको 100% एमपीपीएससी प्री में आपको 28 अप्रैल को मिलने वाला है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा प्रमुख नृत्य, जनजातीय कलाकार, जनजातियों का निवास स्थान और जनजातियों का मुखिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक ही पेज पर सारे एक साथ लिख लेंगे और बार बार केवल इसी का रिवीजन करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं मुखिया और निवास स्थान की। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान, उनके मुखिया का नाम और उनके द्वारा की जाने वाली झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे उनके निवास स्थान। देखिए, ये बात हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जनजाति समाज का वो वंचित वर्ग है जो विकास क्रम में काफी पीछे रह गया। और इनका निवास स्थान क्या होता है? पर्वत, पहाड़ या जंगल। एकांत में रहना पसंद करते हैं, गांव से अलग, शहरी दुनिया से अलग, पहाड़ों पर या जंगलों में मुख्य रूप से इनका निवास स्थान होता है।
और उनकी रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं में उन निवास स्थानों का कुछ नाम होता है। तो पहला नाम लिखा हुआ है ढाना। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है जिसका नाम है भारिया, भारिया एक सीरीज में श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसके घर बने होते हैं और उन्हीं घरों के समूह को क्या कहते हैं वो लोग? ढाना। तो क्वेश्चन आएगा किस जनजाति के घरों के समूह को ढाना कहा जाता है? आंसर क्या होगा? भारिया जनजाति। इसके बाद अगला नाम लिखा है सहराना। सहरिया जनजाति का निवास स्थान जो गांव से थोड़ा कुछ दूर होता है, सारे सहरिया मिलकर सामूहिक रूप से एक जगह रह रहे होते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? सहराना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला नाम लिखा हुआ है कू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे हम अपने घर को होम स्वीट होम, रघुवंशी निवास, राम निवास, फलाना निवास, ढिकाना निवास, ऐसे नाम दे देते हैं। कोई भवन के नाम से दे देता है, अपनी अपनी कास्ट के नाम, रघुवंशी भवन, यादव भवन। ऐसे ही भील जनजाति के लोगों के द्वारा बनाए गए घर किस नाम से जाने जाते हैं? भीलों के घरों का नाम है कू। जबकि बहुत सारे घर यानी कि कॉलोनी, जहां पर बहुत सारे घर हैं, उनका निवास स्थान है, उनका गांव है, बहुत सारे घरों के समूह या निवास स्थान को कहते हैं वो फाल्या। फाल्या एक तरीके से हमारी कॉलोनी है और कू हमारा घर है। इसके बाद अगला नाम लिखा हुआ है कोल्हिन टोला। इसमें तो कोल नाम आ ही रहा है, तो कोल्हिन टोला किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति के गांव को कोल्हिन टोला कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद यदि मैं बात करूं इनके द्वारा की जाने वाली कृषि, इनके पास तो जमीन तो होती नहीं, जंगलों पे रह रहे हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? जंगल काट कर उनको आग लगाकर वहां खेती करते हैं, फिर अगली जगह आग लगाते हैं, वहां खेती करते हैं। ऐसी की जाने वाली कृषि झूम क्रॉप या झूम खेती के नाम से जानी जाती है। तो वो कौन कौन सी झूम कृषि करते हैं? भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि दो नामों से फेमस है, एक तो चिमाता और दूसरा दहिया। दहिया और चिमाता किस जनजाति की झूम कृषि है? तो आंसर होगा भील। देखिए भारिया की झूम कृषि भी दहिया है, कभी भी दो ऑप्शन साथ नहीं आएंगे कि भारिया भी आ जाए और भील भी आ जाए, इसलिए उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो दहिया और चिमाता किस जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि है? तो आंसर क्या होगा? भील। इसके बाद यदि मैं बात करूं व्यापार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, व्यापार किस जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि है? तो आंसर होगा बैगा। देखिए कोई भी भारत के अंदर जंगलों को नहीं काट सकता, आग नहीं लगा सकता, फिर भी जनजातियों के संरक्षण के लिए, उनका जीवन यापन चलता रहे उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजाति के लिए कुछ जंगल फिक्स कर दिए कि यहां करते रहो, क्योंकि वो काफी पिछड़े हैं, खाएंगे कैसे? तो बैगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? व्यापार। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, गोंडों के द्वारा की जाने वाली कृषि किस नाम से जानी जाती है? बेबर। तो दहिया चिमाता भील के द्वारा, व्यापार बैगा के द्वारा और बेबर गोंड जनजाति के द्वारा। ये तो बहुत ही आसान हो गया। निवास स्थान भी काफी आसान, कृषि भी आसान और मुखिया उनसे भी ज्यादा आसान। प्रत्येक जनजाति है, ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति अकेला रह रहा है, रहे तो समूह में ही रही है। तो समस्याओं के समाधान के लिए किसके पास जाएंगे लोग? तो अपना एक मुखिया बना के रखते। कुछ जनजातियों में पंचायतें होती है, पंचायत फैसला करती है। तो लिखा हुआ है पटेल, और पटेल साहब कहां जा रहे हो? किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसका निवास स्थान पातालकोट है। आप समझ गए होंगे, अर्थात भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के
मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? पटेल। इसके बाद अगला नाम लिखा हुआ है मुकद्दम। मुकद्दम किस जनजाति का मुखिया है? तो ये उस जनजाति का मुखिया है जिस जनजाति की महिलाएं सबसे ज्यादा टैटू लवर होती हैं, गोदना प्रिय होती है, शरीर के सभी अंगों में टैटू गुदवाती है। समझ गए होंगे आंसर बैगा हो रहा है, लिखा भी है कि हमको तो पहले से पता है। इसके बाद यदि हम अगली बात करें महतो या चौधरी, तो चौधरी किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं? तो कोल जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? चौधरी। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, लगभग 1 बज रहा है, 12:55 हो रहे हैं। दिन में 4 ऑफलाइन के बैच लेता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता हूँ। अभी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जुबान फिसल जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें महतो या चौधरी किस जनजाति को मुखिया को कहते हैं? तो आंसर है कोल जनजाति के मुखिया। इसके बाद ओराव जनजाति के मुखिया का भी नाम महतो है। देखिए, ओराव और कोल एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली, इस क्षेत्र में उनका निवास स्थान है, वहीं ये रह रहे हैं, तो इनके नाम भी लगभग समान है। उराव जनजाति का मुखिया भी महतो है, कोल जनजाति का भी महतो। इसका मतलब दोनों जनजाति एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगी। और कोल जनजाति की एक शाखा या कुछ कोल अपने मुखिया को कुछ गांवों में क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं। तो आप कोलों का याद कर लीजिए चौधरी, उराव का कर लेना महतो। इसके बाद भील जनजाति का मुखिया किस नाम से? गमेती के नाम से जाना जाता है। गमेती किस जनजाति का मुखिया है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील का, जिसका एक प्रमुख पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित होता है जिसका नाम है भगोरिया, और आपको पता ही है 3 भागों में होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कोल जनजाति की पंचायत किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा गोहिया। गोटिया नहीं, गोहिया। पंचायत को ये लोग क्या कह रहे हैं? गोहिया। मुखिया को क्या कह रहे हैं? चौधरी या महतो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आवास, मुखिया और कृषि की एक साथ हो गई, नृत्य हो गया, जनजातीय कलाकार हो गए। अब कुछ शायद एक वीडियो और बनने वाली है बस यूनिट 10 में, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। एक तो कुछ साहित्यकार, एक भाषा, लोकेशन, और थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा तो उसको मैं उस वीडियो में ला दूंगा आपके साथ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कलाकार एवं प्रमुख नृत्यों के बारे में। यानी कि जनजातियों से रिलेटेड वो कौन कौन से कलाकार हैं और सभी जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनजातीय कलाकार जो फेमस हैं, जो किसी ना किसी अवार्ड को पाए हुए हैं, उन जनजातीय कलाकारों के बारे में बताऊंगा। फिर चूंकि मैं आपको जनजाति कंप्लीट करा चुका हूं, सारी जनजातियों के नृत्य करा दिए, तो अब आपको डाउट आएगा कि कैसे याद करें। और किसी को कुछ याद भी हो गए होंगे तो कोई लगाएगा बेगा, कोई लगाएगा गोंड, एकदम आपस में मिक्स हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपको सारे नृत्य, जितनी भी जनजातियों के सारे नृत्य, सारे के सारे एक जगह ला दूंगा और सबका कंपैरिजन करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी कि कौन सी जनजाति के नृत्य कौन सा है और उसकी क्या खास बात है। जैसे कि कौन सा नृत्य किस त्योहार में मनाया है, किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है, स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई विशेषता है कि इस नृत्य में हाथी के आकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी है, वो सारे टॉपिक इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक टॉपिक में आपको उपजातियों को कराने वाला हूँ। उपजातियों के साथ ही मैं आपको जनजातियों का पूरा मैपिंग से लोकेशन बता दूंगा कि कौन से मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, साथ ही उस जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां हैं, जो कि एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है केवल भाषा और साहित्य का। कलाकार तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ, इसके बाद केवल रह जाएगा भाषा और
साहित्य। भाषा और साहित्य के बाद हम इस यूनिट को जय श्री राम कह देंगे। तो पहले जल्दी से डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय कलाकारों के बारे में। पहली कलाकार का नाम लिखा है भूरीबाई। देखिए भूरीबाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपको भी मैं जनजातीय प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व वाले टॉपिक में भी इनको करा दिया, साथ ही साथ जब मैंने आपको भील जनजाति पढ़ाई वहां भी इनको डिस्कस किया। एक बार फिर कर लेते हैं। भूरीबाई किस जनजाति की हैं? तो भील जनजाति की हैं। क्या करती हैं? पेंटिंग करती हैं। कौन सी पेंटिंग? भील जनजाति के द्वारा पत्थर पर की जाने वाली पेंटिंग क्या कहलाती है? पिथौरा पेंटिंग कहलाती है। तो किस लिए फेमस है? पिथौरा पेंटिंग करती है। और एक क्वेश्चन जिसका आपने जवाब कमेंट में दिया नहीं, मैं ही दे देता हूं कि जो पिथौरा पेंटिंग करने वाला होता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लेखनदर। यानी पत्थरों पर उकेरी जाने वाली पेंटिंग या की जाने वाली पेंटिंग किस नाम से जानी जाती है? पिथौरा पेंटिंग। लेकिन आपसे पूछा जाए जो पेंटिंग करने वाला है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा लेखनदर। इनको वर्ष 2021 का पद्मश्री अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर होगा झाबुआ। इसके बाद अगली पर्सनालिटी, इसके बारे में भी हमने 3-4 बार डिस्कस कर लिया है, पेमा फालिया। ये भी क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। किस जनजाति के? भील जनजाति के। और यदि आपसे जिला पूछे तो जिला का नाम क्या होगा? अलीराजपुर। पिछली वीडियो में शायद मैंने जिला झाबुआ बता दिया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ बुकों में मैंने थोड़ा क्रॉस चेक नहीं किया, कुछ बुकों में झाबुआ ही लिखा है। लेकिन वर्ष 2008 में जब झाबुआ जिले का विभाजन हुआ उससे एक नया जिला बना अलीराजपुर। तो इनका जो गांव है वो किस जिले में चला गया है? अलीराजपुर में। इसलिए बुक्स वगैरह में अपडेट नहीं है, लेकिन आप अपडेट कर लेना पेमा फालिया का जो क्षेत्र है वो कौन सा जिला है? अलीराजपुर। इसके बारे में हम डिस्कस काफी कर चुके। इसके बाद अगला नाम है गंगूबाई जी का। तो गंगूबाई कौन है? तो गंगूबाई भी पेंटर है। और किस जनजाति की है? तो भील जनजाति की है। जिला इनका कौन सा है? झाबुआ। भील जनजाति की चित्रकार है गंगूबाई। जिला कौन सा है? झाबुआ है। और ये क्या करती हैं? गटलास चित्र बनाती हैं। एक चित्रों की एक अलग क्लास है जिसका नाम है गटलास क्लास। और इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है स्मारक स्तंभ। इतना आपको याद नहीं रखना कि कौन सी क्लास, वो तो चूंकि एक अलग लाइन लेकिन मिल गई मुझे इनके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। आपको तो केवल ये पता होना चाहिए गंगूबाई मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं और किस जनजाति की और करती क्या है। तो चित्रकार है, भील जनजाति की है, झाबुआ जिले की। भील जनजाति के जितने भी चित्रकार हैं सबका आंसर क्या है? झाबुआ। एक को छोड़कर पेमा फालिया को। इसके बाद अगले शेर सिंह जी हैं। तो शेर सिंह जी भी भील जनजाति के हैं। भील जनजाति के इसका लाभ झाबुआ के होंगे और क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। इसके बाद लाड़ोबाई, इनका भी संबंध झाबुआ जिले से है। और झाबुआ जिला मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब भील जनजाति। तो ये भी भील जनजाति की चित्रकार है। इसके बाद बात करते हैं जोधाइया बाई। ये नाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जोधाइया बाई। रीजन क्या है? पिछले ही वर्ष देखिए वर्ष 2023 का इनको पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया जोधाइया बाई जी को। अगला पूछता है ये क्या करती हैं? ये चित्रकार है, लेकिन ये किस जनजाति की है? तो ये जनजाति की है बैगा की। बैगा चित्रकार करते हैं, बैगा चित्रकार है ये जोधाइया बाई। और जोधाइया बाई के बारे में क्वेश्चन यही आएगा, क्या करती हैं? तो चित्रकारी करती हैं। कौन सी जनजाति की है? बैगा की है। और जिला पूछेगा तो आंसर होगा उमरिया जिला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जोधाइया बाई पिछले ही वर्ष इनको क्या मिला हुआ है? पद्मश्री अवार्ड। भूरीबाई को कब मिला था? वर्ष 2021 का मिला था। इसके बाद अर्जुन सिंह धुर्वे, जनजातीय व्यक्तित्व में भी मैंने आपको करा दिया, एक बार फिर से कर लेते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे, इनका संबंध भी किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से। ये क्या करते हैं? ये डांस करते हैं, लोक नृत्य करते हैं। और बैगा जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? परधोनी। तो आपसे पूछा जाएगा परधोनी लोक नृत्य से संबंधित प्रमुख नृत्यकार कौन है? तो आंसर क्या होगा? अर्जुन सिंह धुर्वे जी। इसके बाद बात करते हैं कलाबाई का। कलाबाई के बारे में बात की जाए तो ये चित्रकार है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ये निवास करती हैं। और ये किस जनजाति की महिला है? तो आंसर होगा ये गोंड जनजाति की एक प्रमुख महिला है। तो गोंड चित्रकार है। इनका जिला क्या है? डिंडोरी। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध भी डिंडोरी जिले से है, लेकिन इनकी जनजाति क्या है? बैगा। और बैगाओं का प्रमुख जो परधोनी है उसको ये करते हैं। इसके बाद भज्जू सिंह श्याम, इनका संबंध भी डिंडोरी जिले से है, ये भी गौड़ चित्रकार है।
जनगण सिंह श्याम, इनके बारे में मैंने आपको कई बार डिस्कस किया। बहुत फेमस गोंड चित्रकार हैं। जापान में इन्होंने सुसाइड कर ली थी। इनका संबंध भी डिंडोरी जिले से है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जनगण सिंह श्याम डिंडोरी जिले के हैं, साथ ही साथ गोंड चित्रकार है। इसके बाद दुर्गाबाई व्यास, ये बड़ा नाम है, दुर्गाबाई व्यास। इनका संबंध भी डिंडोरी जिले से है। ये भी गोंड चित्रकार है और ये चित्रकारी की डेगना कला से संबंधित है। डेगना कला से संबंधित हैं और वर्ष 2022 का इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वर्ष 2022 का पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? दुर्गाबाई व्यास को। किस जिले से? डिंडोरी से। देखिए, जब मैंने क्रॉस चेक किया तो एक दो बुक में डिंडोरी लिखा हुआ है, वेबसाइट पे चेक किया तो मंडला लिखा हुआ है। फिर मैंने जो कुछ मेरे मित्र थे डिंडोरी क्षेत्र के, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये डिंडोरी जिले की महिला है, लेकिन चूंकि एक दो वेबसाइट और एक दो बुक में इनका मंडला लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा के मंडला लिख दिया। सही आंसर क्या है? डिंडोरी। यदि डिंडोरी ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन में क्या आएगा? मंडला आएगा। किसका मंडला जिले कौन है? दुर्गाबाई व्यास। वैसे तो आंसर डिंडोरी है, यदि ऑप्शन में डिंडोरी नहीं आता तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? मंडला। ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय कलाकार। इसके अलावा भी और भी होने को तो प्रत्येक एक गली में एक चित्रकार, एक पेंटर होता है। हम भी ऐसी पेंटिंग बना देते हैं, ऐसे पहाड़ बना दिए, ऐसे कुछ चिड़िया उड़ा दी, कुछ तालाब बना दिए, नदी बहा दी। कितनों को याद करोगे? ना ही इतने याद किए जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट थे, इन्हीं सबको आप एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद केवल आपको याद करना है किस जनजाति के हैं और कौन से जिले से हैं। आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय नृत्यों के बारे में। एक एक जनजाति के कौन कौन से वो नृत्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला नृत्य लिखा हुआ है सरहुल नृत्य। देखिए, पहली बात तो ये कि सरहुल नृत्य की बात करें चाहे हम कर्मा की बात करें, इतने सारे नृत्य याद करना एक बार में पॉसिबल नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि केवल एक दिन में आप 4 याद करें। केवल 4 लिख लीजिए, अगले दिन फिर 4 लिख लीजिए। लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। 4 लिखिए, उनकी जनजाति लिखिए, कुछ विशेषता है तो उसको लिखिए, फिर अगले दिन 4, फिर अगले दिन 4, ऐसे मुश्किल से 16 होंगे। एक साथ आपने यदि 16 रटे तो वो याद नहीं होंगे, और होंगे तो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। इसलिए डेली 4 फैक्ट लिखिए, केवल 4 लिखते जाइए, उनके बारे में आप पढ़िए। अगले दिन फिर अगले 4 लिख लीजिए, पुराने 4 का रिवीजन करिए। ऐसे करते करते 4 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल थोड़ी है आपका एग्जाम कि आप इतना एक साथ रटने का सोचे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, कॉकटेल नहीं करना है। तो यदि मैं बात करूं सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो उराव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। इसमें साल के वृक्ष के चारों तरफ घूमते हुए नृत्य किया जाता है। चूंकि ये जनजाति मानती है कि इनके देवता भी साल के वृक्ष में वास करते हैं, इसलिए उसके चारों तरफ बढ़िया से ऐसे ऐसे डांस करते हुए ये पूरे के पूरी महिला पुरुष घूमते रहते हैं। और किस दिन किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है। जैसा आपने अपने इधर की महिलाओं को भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड के क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो किसी दिन आवरी के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लेती हैं। 108, पता नहीं उसमें कोई चॉकलेट डालता है, कुछ घेटी डालते हैं, पता नहीं वो कौन सा त्योहार होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। इसके बाद बात करता हूं परध्वनि नृत्य। देखिए, बैगा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है परधौनी, और अभी आपको जस्ट मैंने पहले बताया एक कलाकार का नाम जो परधौनी नृत्य को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाए हैं। तो परधौनी नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। जैसे हमारे इधर बारात में नागिन डांस काफी फेमस होता है, वैसे ही इनके यहाँ पे परधौनी डांस। अपने इधर नागिन डांस होगा ही, बारात जा रही तो नागिन डांस होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति होता है जिसको नागिन डांस करना बहुत अच्छे से आता है, तो बारात में उसको ले जाते हैं तो शोभा बढ़ जाती है। उसकी डिमांड बहुत होती है। जिस दिन 3-4 शादी है उसकी भारी डिमांड होती है, तू आज हमारी बारात में जाकर पहले से बुक कर लेती है। ऐसे ही यहाँ पे होता है परधौनी नृत्य, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। इसमें एक व्यक्ति को हाथी बनाया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनवाई जाती है, एक्टिंग करवाई जाती है हाथी बनाकर। इसके बाद कर्मा नृत्य, इसके बारे में हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। कर्मा नृत्य मुख्य रूप से गोंड जनजाति,
साथ ही साथ बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। कर्म देवता को रोजाने के लिए, उनको मनाने के लिए किया जाता है। लगभग वर्षा ऋतु को छोड़ दें तो लगभग वर्ष भर ये नृत्य चलता रहता है। और आपको पता ही है, भारत का पहला आदिवासी नृत्य है जिसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इस नृत्य को करते हुए कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो उसका आंसर है मांदर। ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करें दशहरा और डांडरिया, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट है। दशहरा तो आपको पता ही है विजयदशमी के दिन होता होगा। इसके बाद डांडरिया नृत्य, दशहरा और डांडरिया नृत्य। दशहरा विजयदशमी के अवसर पर बैगा जनजाति के लोगों को द्वारा किया जाता है। इसी के साथ डांडरिया नृत्य भी बैगा जनजाति के नव युवकों, वो युवक जो विवाह के योग हो चुके हैं, तो वो गांव में दूसरे गांव में जाते हैं कि भैया मैं कुंवारो हैंगो, एक कुंवारा, उस टाइप से गाना गाते हुए जाते हैं। तो उनके स्वागत में बैगा जनजाति की लड़कियों के द्वारा ये डांडरिया नृत्य किया जाता है। तो ये आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन सी युवक कर रहे हैं, युवतियां कर रही, नहीं आएगा। केवल पूछा जाएगा किस जनजाति या लोकेशन। तो लोकेशन अगली ही वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। इसके बाद सैतम नृत्य, भड़म नृत्य और अहेराई नृत्य, तीनों नृत्य विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, चाहे वो सैतम हो, चाहे भड़म हो, चाहे अहिराई हो। और कौन सी जनजाति? मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति के द्वारा, भारिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद अगला नृत्य लिखा हुआ है थपटी नृत्य। थपटी नृत्य, ढांडल नृत्य, चटकोरा नृत्य, खम्बे स्वांग नृत्य। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। थपटी, ढांडल, चटकोरा और खम्बे स्वांग, चारों के चारों नृत्य किस जनजाति के द्वारा की जाती है? कोरकू, जिसमें से चटकोरा वेरी 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 इंपोर्टेंट है। लेकिन आपको चारों याद रखनी है, चटकोरा, ढांडल, थपटी और खम्बे स्वांग। दो याद रखें तो खम्बे स्वांग और चटकोरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, चूंकि एमपीपीएससी ने अलग से यूनिट नंबर 10 जोड़ी है जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैच द फॉलोइंग में आए और आप फंस जाएं। इसलिए इतने सारे एक साथ नहीं हो सकते यार। तो केवल हर दिन आप 4 फैक्ट लिखिए, 4 नृत्य लिखिए, सामने जनजाति लिखिए, फिर अगले दिन 4 लिखिए, उसके सामने जनजाति लिखिए और पुराने का रिवीजन कर लीजिए। ऐसे टोटल 20 भी नहीं है और आपके याद भी हो जाएंगे और पुराने वर्षों के फिर एक बार आप क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके बाद देखिए थपटी हो गया, ढांडल हो गया, चटकोरा हो गया, खम्बे स्वांग हो गया, किस जनजाति के हैं? गोंड के, सॉरी कोरकू जनजाति के। इसके बाद रीना नृत्य, सजनी नृत्य, गेंडी, गोंचो, ये चारों के चारों नृत्य किस जनजाति के हैं? गोंड जनजाति के हैं। गोंड जनजाति का एक लिखा हुआ है कर्मा नृत्य। इसके अलावा रीना, सजनी, गेंडी, गोंचो, ये भी किस जनजाति के नृत्य हैं? गोंड जनजाति के नृत्य हैं, जिसमें से रीना एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद भागोरिया नृत्य से तो आप परिचित ही होंगे। होली के अवसर पर भागोरिया नृत्य, एक भागोरिया फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो भगोरिया नृत्य किस जनजाति का है? भील का है। और किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप भील जनजाति वाला टॉपिक यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको कवर कराया। इसके बाद बिल्मा नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रेम प्रसंग का एक नृत्य है। इसमें लड़के लड़कियां साथ में नृत्य करते हैं। बिल्मा, अटारी और सुआ, ये किस जनजाति के द्वारा की जाते हैं? बैगा के द्वारा। बैगा के यदि आपको 2 याद रखनी है तो आप परधोनी याद रख लेना और बिल्मा याद रख लेना। लेकिन अटारी भी एक बार पूछ लिया गया था, हालांकि बैगा नहीं पूछा था, लोकेशन पूछ ली थी कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में। चूंकि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए आंसर क्या था? पूर्वी मध्य प्रदेश में अटारी नृत्य अर्थात बघेलखंड में होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी करा दूंगा तो वो सब आपकी लोकेशन तैयार हो जाएगी। क्लियर है? बिल्मा, अटारी, सुगा और परधोनी किस जनजाति के नृत्य हैं? बैगा जनजाति के नृत्य हैं। इसके बाद 2 नृत्य और हैं, एक तो हुल्की नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा। होमवर्क है, आप बताएंगे मुरिया किस जनजाति की एक उपजाति है, उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? हुल्की। और ग्वाल वालों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है बरदी। इसमें जो ग्वाल वाल जिस मालिक की गैया या भैंस को चराने के लिए जंगलों में जाते हैं, उसी मालिक के घर पर आकर नचते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि बदले में हमको कुछ इनाम दे। ये नृत्य था बरदी नृत्य। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। बरदी नृत्य ग्वाल जनजाति के द्वारा, हुल्की मुरिया के द्वारा। यदि बात करें
सरहुल उराव जनजाति के द्वारा, परधोनी, बिलवा, अटारी, सुआ बैगा जनजाति के द्वारा, कर्मा नृत्य और कर्मा के साथ रीना, सजनी, गेंडी, गोंचो गोंड जनजाति के द्वारा। इसके बाद बात करें वैगा हो गई, गोंड हो गई। भारिया के द्वारा कौन कौन से हैं, तो सैतम है, भड़म है और अहिराई नृत्य है। कोरकू के द्वारा कौन से हैं, थपटी है, ढांडल है और चटकोरा है। भील जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर भगोरिया नृत्य है। बैगा जनजाति के द्वारा जिसे आदि नृत्य भी कहा जाता है वो है डांडरिया और दशहरा। ये सबसे प्राचीन नृत्य है बैगा जनजाति का, डांडरिया और दशहरा। इसमें युवक जो विवाह योग्य होते हैं दूसरे गांव में जाते हैं, वहां पर लड़कियों के द्वारा उनके स्वागत में डांस किया जाता है। ये सारे नृत्य आपको याद करने हैं, एक साथ नहीं होंगे। मुझे आज भी याद नहीं हुए, आज भी कंफ्यूजन रहता है कि किसमें क्या है, एक दो भूल जाता हूं, बाकी तो याद है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप आज 4 पढ़ लीजिए, अगले दिन फिर 4 पढ़ लीजिए, उसके दिन अगले 4 पढ़ लीजिए, केवल 4 लिखिए। आपको लगता है आप 20 लिख लेंगे, लिख भी सकते हैं, 20 याद भी कर सकते हैं, लेकिन कॉकटेल हो जाएगा। उससे अच्छा है 4 करके कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ये था हमारा नृत्य। अब अगली वीडियो में मैं आपको उपजाति और मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोकेशन, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, उसको करा दूंगा। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।